हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटेट 2021 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। ठीक है, तो यदि एक शेयर का अंकित मूल्य, एक शेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपीज़, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना था? 25 लाख रुपये। 25 लाख, ठीक है। और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये, तो बताना है कि उसमें कितने शेयर आएंगे। तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक दो तो कितना आएंगे? 25,000 शेयर्स आएंगे 25 लाख रुपये में। और जिसकी एक शेयर की प्राइस कितना है? 100 रुपीज़। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का का हो? तो पहले हमें ताश के पत्तों के बारे में पता होना चाहिए कि ताश में कितने पत्ते होते हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 52 और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। और ये रेड भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये 13 के 4 सेट बनते हैं, 2 रेड के और 2 ही ब्लैक के। तो रेड कौन कौन से होते हैं? 13 जो होते हैं, एक सेट होता है डायमंड का, इसको हिंदी में बोलते हैं ईंट का पत्ता है। और 13 होते हैं हार्ट के रेड, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पान। और ब्लैक में 13 होते हैं स्पेड्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में हुक्म। और 13 होते हैं क्लब्स, जिसे हम बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। ठीक है, अभी 13 में कौन कौन से होते हैं? ये सभी में सेम होते हैं। 13 के देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। 13 में एक तो होता है ए, इक्का, एस जिसे बोलते हैं, जैसे ए से भी लिखते हैं। दूसरा होता है किंग, जिसे के से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है क्वीन, जो क्यू से होता है। और चौथा होता है जैक, जैक जे से। ठीक है, ए से इक्का, के से किंग राजा, क्वीन रानी, और जे जैक होता है गुलाम। ठीक है, 4 तरीके के होते हैं। और 13 में बचे 9, तो 9 कैसे होते हैं? 1 2 3, इस तरीके से 9 तक। तो ये कितने हो गए? 9 तक ये हो गए और 4 ये हो गए। तो 9 4 13, तो इसमें भी 13, तो इसमें भी 13, हर सेट में इसी तरीके से 13 13 होते हैं। ठीक है, और इन चारों को बोलते हैं हम ओनर कार्ड। ठीक है, और इससे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। हर बार क्वेश्चन सेम थोड़ी ना आएगा, कुछ भी पूछ सकता है वो तो। और इन तीनों को, सिर्फ किंग, क्वीन और जैक को बोलते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है हुक्म का, तो हुक्म के कितने हैं? 13। ठीक है, और या इक्का, तो इक्के था, इसमें एक इक्का इसमें भी होगा, एक इक्का इसमें भी होगा, एक इसमें, एक मतलब चारों सेटों में एक एक इक्का होगा। तो इसका तो 13 में काउंट हो गया। बाकी के 3 बचे थे, 1 2 3, तो टोटल कितना जाएंगे? 13 + 3, 16 कार्ड्स हो गए। और अभी तो देख लिया हमने कि कार्ड्स कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से कार्ड होते हैं। ठीक है, अब ये हमें निकालना है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये था कि हमें कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्ड्स तो हमें पता चल गए, तो अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो या प्रायिकता निकालनी है तो होती है रिक्वायर्ड आउटकम्स, मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी प्रायिकता निकालो। जैसे उसमें हुक्म या स्पेड्स की दी थी, हुक्म या इक्के की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, और ये था टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कितने हैं? 13 तो थे स्पेड्स के, और 3 इक्के, एक एक का इसमें होगा क्लब्स में, एक हार्ट में और एक ही डायमंड में होगा। तो 13 + 3, तो रिक्वायर्ड आउटकम्स कितने हो गए? 16। और टोटल आउटकम्स मतलब पत्ते में तो कोई सा भी मतलब ताश की गड्डी में से निकालेंगे तो कोई सा भी पत्ता आ सकता है। तो टोटल कितने होते हैं? 52। ये हो गया 52 आउटकम्स। तो इसे कैंसिल कर लीजिए, 4 से हो जाएगा, 4 4 जा 4 13 जा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रायिकता 4/13। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हुआ हो, ठीक है, या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफेरेंस पर हो, तब क्रमित युग्म XY की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है चक्रीय चतुर्भुज की या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। जैसे सपोज कर लीजिए ABCD, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे उनका सम होगा 180, और इनका भी 180, B और D का, A और C का 180, B और D का, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, इसका A और C का सम 180 रख दीजिए। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और एंगल A कितना दिया हुआ है 3y माइनस 5, और C कितना हुआ है दिया हुआ है 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो -5 + 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 180, ठीक है। और B और D का भी 180 हो जाएगा। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना दिया 4y प्लस 20 प्लस 4x इज इक्वल टू 180। तो 4y, ये 20 इधर चला जाएगा दूसरी तरफ माइनस में, तो यहाँ बचेगा 4x, और 180 में से 20 माइनस करेंगे तो 160, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो अब इस सेकंड इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 160, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 164, 0 40 टाइम्स, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, और हमारे पास फर्स्ट ही है, तो इसमें या तो x या y या किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर कर लीजिए। तो ये y का कर लेते हैं। तो y का करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 3x, और 40 में भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। तो इसको माइनस कर दीजिए, साइन चेंज, प्लस का माइनस, और माइनस तो है ही नहीं, ठीक है। इसका प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 3y से 3y कैंसिल, 7x माइनस 3x 4x, और 180 माइनस 120, तो बचेगा 60। तो 4 से 60 को कैंसिल कर देंगे 15 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी में सेकंड में कर देते हैं। तो ये था y प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 15 इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 15, तो ये कितना बचेगा 25 डिग्री। तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 25, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी थी कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल मतलब A और C, इनका सम कितना होगा 180, और B और D का सम कितना होगा 180। बस इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है, ठीक है। बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो या जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ हो, ठीक है। तो बहुलक 27, हम मतलब 27 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हमें x का मान बताना, मतलब x की वैल्यू बतानी है। अब इसमें दिए नंबर दिए हुए हैं, तो सबको लिख लेते हैं। पहले 25 कितनी बार आया है ये देख लेते हैं हम, 1 2 3, ठीक है, और तो कहीं नहीं। 25 आया है 3 बार। 26 1 2 3, 26 भी 3 बार आया है। उसके बाद 27 1 2 3, 27 भी कितनी बार आया है 3 बार। उसके बाद 23 आया है 1 बार। 24 1 बार, और उसके बाद बचा बस एक x, ठीक है। अब बहुलक 27 होना है, ठीक है। अब बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हो। अब ये 25 भी 3 बार आया है, 26 भी 3 बार, 27 भी 3 बार, तो इस तरीके से तो ये तीनों बहुलक हो गए, लेकिन हमें बहुलक सिर्फ 27 ही रहना है। तो ये जो x की वैल्यू है, अगर एक x की वैल्यू 27 हो जाए तो 27 कितनी बार हो जाएगा 4 बार, तभी तो ये हो पाएगा बहुलक, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if x is equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to -3, then z क्यूब प्लस वाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, या तो आप दो तरीके से हो सकता है, या तो x की y की z की वैल्यू दी है, इसमें पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि एक फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो वो होता है किसके बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इसकी 0 हो गई और इसकी 0 में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, मतलब राइट साइड में 0। तो माइनस का जो 3xyz है इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3xyz, ठीक है। और xyz की वैल्यू यहाँ से देखो 2 + 1 -3, 2 + 1 3 और -3 0, ठीक है। तो ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे इक्वल इसे इधर ले आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz = 0, ठीक है। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी और अगर ये आपको फार्मूला याद होता है या कंडीशन पता होती है तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 0, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बताएं, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो डायरेक्ट 3xyz के बराबर हो जाएगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड = 0 है तब, वरना हमें इस फॉर्मूले में पुट करके तभी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ है 100 रुपये की है, उसने कितने की खरीदी, 10% कम कर दीजिए, 90 रुपये की खरीदी और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है मतलब 10% अधिक पर, तो 110 की बेचता है तो उसका लाभ, ठीक है। तो लाभ हमें यहाँ से दिख रहा है 20 रुपये का हो गया और ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट 20/CP, CP मतलब 90 और परसेंट के लिए 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल तो हो जाएगा 200/9। तो इसका डिवाइड कर लीजिए, 200 का करना है 9 से, 9 2 = 18 2 0, 9 2 = 18 फिर रिमाइंडर 2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 22 रिमाइंडर ऊपर और नीचे 9 और परसेंट। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, 22 कंप्लीट 2/9%। नेक्स्ट, यदि समीकरण इतना के मूल 2:3 के अनुपात में है तो पी का मान, ठीक है। 2:3 के अनुपात में तो मान लीजिए 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा और हमें इक्वेशन दिया x² - px + 54 = 0। तो अब इसके दो रूट हैं 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा, ठीक है। तो इन रूट्स का सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, चलो इसको एक बार पूरा देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। इसके रूट मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, हमें नहीं पता बराबर है नहीं। तो इनका सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू उनका प्रोडक्ट क्या होता है c/a। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा कितना हो जाएगा माइनस, अब बी ए है तो बी कितना माइनस के p/a, ए x² का कोफिशिएंट होता है यहाँ पर, तो ए कितना है 1, तो ये जाएगा प्लस का p, तो ये जाएगा 5 अल्फ़ा = p। एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी और देख लेते हैं, और दूसरा दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट करेंगे 2 अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा = c/a, c कितना 54, a है 1, तो 2 3 = 6 = 54 अल्फ़ा स्क्वायर, 6 9 = 54, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3, ठीक है। दो वैल्यू आएंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, एक बार अल्फ़ा की वैल्यू 3 रख दीजिए तो पी कितना आ जाएगा 15 और अल्फ़ा की वैल्यू -3 रखेंगे तो पी कितना आएगा -15। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें प्लस वाले दिए हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना 15, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। नेक्स्ट, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है तो उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है तो उनके आयतनों का, हाइट मान लेते हैं h1/h2, पहले का h1 दूसरे का h2, इनका रेशियो दिया हुआ 25:64 और व्यास मान लेते हैं d1 d2 का रेशियो दिया हुआ है 4:5। हमें इनका वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले हमें जो क्या दिया हुआ है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पता होना चाहिए। आयतन होता है 1/3 πr²h, तो पहले के लिए r1 h1, 1/3 πr² h2, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। फॉर्मूला भी आप याद रखना। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, आर क्या, आर मतलब त्रिज्या और h हाइट। तो ये हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, d =
2r। अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो कितनी जाएगी, d/2r। तो यहाँ से अगर r1 और r2 का रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, r1/r2 का 4/2 और 5/2। ठीक है, d1 4 रेशो में था तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, और d2 5 में था तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से 2 फिर भी कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो क्या आएगा, 4/5 ही आएगा। अब r1 इसको ऐसे लिख लीजिए, r1/r2 का स्क्वायर इंटू h1/h2 का, क्योंकि हमें अलग अलग वैल्यू तो नहीं पता, रेशो में पता है, तो इसका रख दीजिए 4/5 का स्क्वायर और h1h2 का 25/64। तो हो जाएगा 16/25 और 25/64। 25 से 25, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, तो ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 4, तो 1/4। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ए एक्स सच दैट एक्स शब्द बिलो का एक अक्षर है, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बिलो के सारे लिख लीजिए एलिमेंट, बी कोमा ई, और किसी को भी 2 बार नहीं लिखना, जैसे अगर कोई 2 बार आया तो LOW, एवं बी एक्स शब्द वूल का एक अक्षर है, तो बी क्या है, WO 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखना है, और L, तथा C = A - B, तो C के उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। ठीक है, तो C के क्या बताने हैं, हमें सबसेट बताने हैं। तो पहले तो C निकालना है हमें। C कैसे निकालेंगे, C क्या दिया हुआ हमें, A - B। A - B मतलब हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं, C = A - B, मतलब हमें A के ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो B में ना हो, या जो B के एलिमेंट हैं उन्हें, अगर वो A के एलिमेंट में A के सेट में प्रेजेंट हैं तो उनको उसमें से रिमूव कर देना है। जैसे C अगर निकालेंगे, C क्या आएगा, B इसमें नहीं है तो B आ जाएगा, E A में है, B में नहीं है तो E भी आ जाएगा, L A में भी है तो B में भी है, तो इससे माइनस हो गया, इसमें या कैंसिल हो गया तो L नहीं आएगा। O इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। W इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कैंसिल हो गया। मतलब कह सकते हैं कि सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट को माइनस कर देना है, तो वो नहीं आएगा। तो बस इसमें 2 ही क्या आएंगे, एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। तो और ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सी के उपसमुच्चय या सी के सबसेट। तो सबसेट कैसे निकालते हैं, सबसेट होते हैं 2n। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने हैं एलिमेंट्स, 2 हैं, तो 2 = 4। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि प्रॉपर सबसेट, ये तो सिर्फ सबसेट थे, प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो प्रॉपर सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, 2n - 1, तो 2 - 2 - 1 = 4 - 1 = 3। ठीक है, एक बार इसको देख भी लेते हैं कि कौन कौन से सेट बनेंगे, सी के जो सबसेट बनेंगे वो बताएं। तो सी का सेट क्या है, बी और ई है, 2 एलिमेंट है इसमें। तो पहला तो फाई जो सबका सबसेट होता है, मतलब नल एम्प्टी सेट, दूसरा बी आ जाएगा, तीसरा ई आ जाएगा, और चौथा बी ई। ठीक है, दोनों आ गए, ये हर सेट जो अपना खुद का भी सबसेट होता है। तो 4 आ गए, ये है ना टोटल सबसेट ऑफ सी। ठीक है, और अगर प्रॉपर की बात करेगा तो प्रॉपर में जो खुद का पूरा सेट होता है वो सबसेट, मतलब प्रॉपर सेट तो होता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो इसको हटा दीजिए। तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप बताना। समचतुर्भुज कैसा होता है वो देख लीजिए। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता, मतलब 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो तो वो क्या होगा, रोम्बस। अगर 90 डिग्री है तो वो स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये डायगोनल दिया हुआ है और ये डायगोनल दिया हुआ है, फिर ए बी सी और डी। ठीक है, ए सी दिया हुआ है 10, किसी को मान लीजिए बी डी दिया हुआ है 24। तो समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, और बाइसेक्ट का मतलब 2 पार्ट में, मतलब जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये होगा, और जितना पार्ट ये है उतना ही ये होगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसको वो मान लीजिए ए ओ बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और ये 10 था ए सी, तो ओ सी कितना हो जाएगा, ये 5 और ये भी 5 और ये 12 और ये भी 12, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। तो हम यहाँ इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है और ये राइट एंगल ट्राइंगल ही मिल गया हमें। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर या कर्न का स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर। ये भी निकालना है हमें, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ओ बी कितना हुआ, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाए 144 होता है 12 का स्क्वायर और 25 का 25, इन दोनों को ऐड करेंगे 169। और तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 13। और समचतुर्भुज स्क्वायर की तरह होता है, बस एंगल डिफरेंट होता है, तो इसकी सारी साइड भी बराबर होती हैं। ये भी 13 होगी, ये भी 13 और ये भी 13। और हमसे पूछा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, या सारी साइड बराबर हैं तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 52। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही सत्य है। तो अंगणित को बिना पढ़े भी समीकरणों को अंगणित को बिना पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, नहीं, गलत बात है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं, सही बात है। बीजगणित को बिना पढ़े भी त्रिभुज की समरूपता पढ़ी जा सकती है, नहीं। बीजगणित पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, जो हमारे मैथमेटिक्स के ब्रांचेज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, मतलब एक चीज़ का यूज़ हम दूसरी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है। तो पहला, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, नहीं, गलत बात है। शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ, प्रोत्साहित मतलब पॉजिटिव वर्ड है, हाँ, तो ये सही बात है। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, नहीं, गलत बात है। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, नहीं, सबकी माइंडसेट अलग अलग होता है, तो सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। तो ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन मान लेते हैं 100, तो ए का कितना हो जाएगा 25% मतलब 125। ठीक है, और उन्होंने पूछा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो कितना कम है, ये 25, तो बी के रेस्पेक्ट में निकाल लें हम % कितना कम है, मतलब कितना कम है ये निकाल लें, तो कितना कम है 25। अब बी के रेस्पेक्ट में निकालना है हमें, बी का वेतन ए के वेतन से, सॉरी ए के वेतन से बताना है कितना कम है, तो ए के वेतन का लिख देंगे जो भी है उसका अपॉन में, उसके रेस्पेक्ट में निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 1 25, 25 5 से 125, 5 से 100 20 टाइम्स, तो कितना जाएगा 20%, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, उनका योग मान लेते हैं x और y, तो उनका सम कितना हुआ, x + y = 8, और इनका 1/x + 1/y दिया हुआ है 8/15। ठीक है, तो या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने से अच्छा है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। पहले देख लीजिए, दो नंबर है, इनका सम प्राकृतिक संख्या, उनका सम जो है 8, तो 4 और 4 8 ठीक है, 7 और 1 8 ठीक है, 2 और 6 8 ठीक है, 3 और 5 8 ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इन दोनों को ऐड करेंगे 1/4 + 1/4, तो इनका सम आएगा 1/2, तो लेकिन हमें चाहिए 8/15, ये तो नहीं हो सकता। 1/7 + 1/1 + 1/7 इनके व्युत्क्रमों का योग, तो यहाँ पर एलसीएम 7 आएगा, और 7 से 15 तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं होगा। 1/2 + 1/6 ऑप्शन सी, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 6 का 6, 6 से आ सकता है तो इसको देख लेते हैं, 2 6 जा तो 2 3 जा 6, तो 3 + 6 2 जा 2, तो कितना जाएगा 5/6, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन एक ही बचा, वही इसका आंसर होगा 1/3 + 1/5, इनका एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 जा 5 + 5 3 जा 3, 5 3 जा 15, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 8/15, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
या हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 3 और 5 का एलसीएम जो है 15 आ जाएगा, लेकिन हमने फिर भी एक बार सॉल्व करके दिखाया तो इससे किसी को कोई डाउट ना हो। ठीक है, अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसे जिनमें 2 कंडीशन दी हों उसने ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 रुपये है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर, शिक्षा ये है 25%, ठीक है, और यात्रा यात्रा ये रही। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यह है 15%, तो 25 और 15 10% इनका जो डिफरेंस आया, और 10% की वैल्यू दी हुई है 4,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और हमसे पूछा कुल आय, तो कुल आय मतलब 100% पूछा है, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40,000, मतलब 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 40,000 होगी टोटल इनकम या टोटल आय। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात पलट जाता है, मतलब 20 पुरुष और आ जाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो अभी जो उन्होंने दिया वो 3:2, मतलब 3x जो है स्त्रियों के लेडीज़ की और 2x है पुरुषों की। अब इसमें 20 पुरुष और आ गए तो उनका नया रेशो कितना बन गया, रेशो पलट गया, मतलब पहले 3:2 था तो अब कितना हो गया 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9x, 2 किस में करेंगे 2 2 जा 4x प्लस 22 जा 40। इसको इधर लेकर आइए, माइनस में आएगा 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, 5x इज इक्वल टू 40, 5 से कैंसिल कर 5 8 जा 40। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी 8, और हमसे पूछा था स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी थी 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 24। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 3 नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स ए बी सी इफ़ दिस ए गिवन दिया हुआ है हमें एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, और ए बी सी कैसे हैं नॉन ज़ीरो रियल नंबर। नॉन ज़ीरो रियल नंबर मतलब वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये सभी बराबर हैं, तो इसको हम मान लेते हैं जैसे a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c/k। तो इसको मान लेते हैं x के बराबर। ठीक है, फर्स्ट को और इसको पुट कर दीजिए, a/2 इज इक्वल टू एक्स, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2x। ऐसे b/3 को पुट कर दीजिए x के बराबर, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3x, और c को रख दीजिए c/4 को बराबर रख दीजिए x के, तो c की वैल्यू आ गई 4x। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना लास्ट वाले में, तो 2a माइनस 3b प्लस 5c/k इज इक्वल टू x। ए की वैल्यू कितनी थी 2x, तो 2 ऑलरेडी पहले से है, और ए की वैल्यू 2x माइनस 3, बी की वैल्यू 3x प्लस 5c, 5 और c की वैल्यू है 4x अपॉन k इज इक्वल टू x। तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 3 3 ज़ा 9x प्लस 5 4 ज़ा 20x अपॉन k इज इक्वल टू x। तो ये 4x प्लस के और 20x प्लस के अंदर 20 और 4 24 में से 9 माइनस कर दीजिए तो आएगा 15x अपॉन k इज इक्वल टू x। x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k इधर चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a और b कोई दो समुच्चय मतलब सेट हो तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए, तब a इंटरसेक्शन b बताना है। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था a माइनस बी वाला कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू a दिया हुआ है। a माइनस बी का मतलब है a में से हमें वो एलिमेंट निकाल देने हैं बस जो b में है। ठीक है, तो उसके बाद भी हमारे पास a बच रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि a में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में भी हो। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट नहीं है कुछ भी, मतलब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है कह सकते हैं। तो a माइनस ए और b क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। डिसजॉइंट मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता।
डिसजॉइंट सेट्स। और हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में जो कॉमन है, और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ए में से जब बी को माइनस कर रहे हैं तो ए ही आ जा रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि ए बी से अलग है, मतलब कुछ भी इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। अगर सेम होता तो वो ए थोड़ी ना आता, कुछ चेंज आता। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई या एम्प्टी सेट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे किसी को कन्फ्यूज़न हो तो उसको कुछ ना कुछ सेट मान लीजिए, जैसे ए को मान लीजिए 1 2 3 और बी को मान लीजिए 4 5 एंड 6। तो ए माइनस बी कितना आएगा, तो ए में से बी माइनस कर दीजिए, ए मतलब ए माइनस बी ए ही आना चाहिए। तो ए इसी तरीके से आएगा, अगर ए इसमें है इसमें नहीं है तो ए आ जाएगा। 2 ए में है बी में नहीं है, ठीक है। अगर होता तो वो कैंसिल हो जाता। 3 ए में है बी में नहीं है 3, ठीक है। बस हमें ए के एलिमेंट ही लिखने हैं और वो उनको हटा देना है जो बी में भी हैं। तो ये किसके बराबर है, ए के। तो हमने इस कंडीशन के हिसाब से ऐसे सेट लिए हैं जिससे ए ही आए। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। इंटरसेक्शन मतलब कुछ भी कॉमन, इसमें ए है इसमें नहीं है, इसमें 2 है सॉरी इसमें 1 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, 3 है इसमें नहीं है, 4 बी में है तो वो ए में नहीं है, 5 बी में है तो ए में नहीं है, 6 ए में है सॉरी बी में है तो ए में नहीं है। तो ये कैसे आ जाएगा, 5 सेट, या इसको ऐसे 5 लिख दे सकते हैं, या एम्प्टी सेट, इस तरीके से किसी भी तरीके से लिखा हो, इनका सेम मीनिंग है दोनों। एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के मूल क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, क्रमागत मतलब जो लगातार आते हैं, जैसे 2 3 या 4 5 या 10 11 इस तरीके से जो क्रम में आती हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो इसके मान लेते हैं अल्फ़ा, और दूसरा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। ये क्रमागत है, अल्फ़ा के बाद नेक्स्ट नंबर उसमें प्लस 1 करके ही आएगा। तो अभी हमने यहाँ से पीछे देखा था कि जो उनका रूट है या उनके मूल है उनका सम कितना होता है, माइनस के बी अपॉन है। तो अल्फ़ा प्लस 1 इजिकल टू माइनस बी की जगह माइनस तो आता ही है, और फिर बी की जगह माइनस बी है अपॉन ए की जगह 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 इजिकल टू बी, और हमें सी की वैल्यू पता चल जाए। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 वो क्या होता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, रूट का सी अपॉन ए। तो सी की जगह तो सी है अपॉन ए की जगह 1 है 1। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इजिकल टू सी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू ये रही हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ पुट कर दीजिए 2 अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a तो 1 है, क्योंकि ए यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 4 इंटू 1 और सी है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1। इसको ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा सबको। ए स्क्वायर मतलब 4 अल्फ़ा का स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो 2 इंटू 2 अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 4 अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1। तो हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा। इस 4 अल्फ़ा की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले अल्फ़ा में करेंगे तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर माइनस 4 अल्फ़ा की करेंगे प्लस 1 में तो माइनस के 4 अल्फ़ा। माइनस 4 अल्फ़ा से 4 अल्फ़ा कैंसिल, और माइनस के 4 अल्फ़ा स्क्वायर से प्लस के 4 अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल। तो कितना बचा, बस 1 बचा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, उसको भी लिख देता हूँ एक बार, जिससे याद रहे किसी को नहीं पता हो तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और माइनस वाला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस पहले वाले का यूज़ करा था हमने जब इसको ओपन करा था, टू अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का में से और लय से क्रम से 13 और 1989 है, तो यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी। तो हमें पता है एक फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। तो LCM दिया हुआ 1989, HCF दिया हुआ 13, प्रोडक्ट का मतलब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। तो एक तो दिया हुआ है 117, दूसरे को मान लेते हैं x। तो 13 9 117 होता है 117, ये तो हमें पता ही है। अब 9 से इसे डिवाइड कर लेते हैं।
9 से कितने टाइम्स होगा, 9 टू ज़ा 18, 1 रिमाइंडर, तो फिर 18, 9 टू ज़ा 18 और 9 1 ज़ा 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 221। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि a+2 a+4 अविभाज्य, अविभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से या खुद से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, 1 या खुद से मतलब इटसेल्फ, या दूसरे तरीके से हम कहते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 या वो खुद इटसेल्फ संख्याएं हो, तो a के कितने मान होंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होती है, 1 तो होता नहीं है, तो 2 3 5 7 11 और 11 के बाद होता है 13, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो अब यहाँ इसमें देख लीजिए कौन सा सही बैठेगा। ए, अगर ए की वैल्यू 2 होगी सपोज, नहीं इसमें हमें बताना कि ए के कितने मान होंगे। तो ए अगर सपोज करो 3 है, तो उसमें नेक्स्ट नंबर क्या है a+2, तो a+2 कितना हो जाएगा 5, और नेक्स्ट है a+4, a+4, तो ये ही एक ऐसा सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसके अलावा कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो इस कंडीशन को a+2 और a+4 ये तीनों अभाज्य संख्या हो, सॉरी अविभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो इसका ए का सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे बड़ा क्या नंबर होता है 4 डिजिट का, 4 बार 9, तो इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं पहले, तो है 99। तो अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि उसकी उसी में मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 8 लेंगे तो 8 8 जा 64, तो 64 तो भी छोटा है इससे, 9 9 जा 81, और 10 10 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 10 जा लेंगे भी नहीं, ठीक है, ले सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा 100, तो हमें तो छोटा चाहिए, तो 9 9 जा लेंगे, 9 9 जा 81, तो ये कितना बचेगा, 9 में से 1 8, 9 में से 8 1, तो ये पूरा पेयर ही नीचे आएगा 99। अब जहाँ जो भी नंबर होता है उसका डबल करके लेते हैं, तो 9 का डबल 18, और अब जिस जो भी नंबर लेंगे उसी के उतने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर 1 लेंगे तो 181 की 1 टाइम्स लेंगे, 2 लेंगे 182 की 2 टाइम्स, 3 लेंगे तो 183 का 3 टाइम्स, ठीक है, इस तरीके से लेना है। तो ये देखो 180 में बनेगा नंबर, और ये भी 1900 है, तो समथिंग 10, अब मतलब 10 गुना ही होगा, तो 10 गुना तो लेना नहीं है, 9 टाइम्स ले सकते हैं, ठीक है, 9 टाइम्स, 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी, 9 8 जा 72, 72 और 8 80 का 0 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 17, 9 में से 1 8, 9 0 और 8 में से 7 1, तो 198। अब रिमाइंडर बचेगा क्योंकि आगे और कोई तो नंबर डिजिट है नहीं, तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो, क्योंकि मैं 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए। 9 में से 8 1, 9 में से 9 0, 9 में से 1 8 और 9 9801, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से, ये तो था नॉर्मल मेथड, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। 10,000 मतलब ये 1 2 3 4 5 5 डिजिट का नंबर है, अगर इसमें से हम एक माइनस भी करेंगे तो वो 4 डिजिट का ही रह जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लीजिए 100 से नीचे ही होगा किसी का स्क्वायर, तो 100 से सबसे पहले 99 आता है, 99 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 9801, ठीक है, यही आएगा। इस तरीके से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, when x की पावर 13 + 1 इज डिवाइडेड बाई x - 1 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। अगर हम x की पावर 13 + 1 को x - 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है px, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x - a से, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा pa मतलब x - 1 = 0, x की वैल्यू a, तो x की जो भी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पुट कर दीजिए x की जगह, तो वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो x - 1 से डिवाइड करें तो x - 1 = 0, तो x = 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो पी एक्स क्या दिया हुआ है हमें, x की पावर 13 + 1, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए जो वहाँ से आई है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे 1 आई है, तो 1 की पावर 13 + 1, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, +1 = 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट, यदि a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उपसमुच्चय हों तो a
यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको वेन डायग्राम से कर ले। ये पूरा मान लेते हैं सी। अब इसके दो उपसमुच्चय हैं ए और ये दूसरा बी। हमें बताया नहीं कि वो अलग अलग हैं या उनमें कुछ कॉमन है, तो मान लेते हैं कि उनमें कुछ कॉमन है। तो हमें निकालना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो पार्ट उनमें कॉमन है या जो एलिमेंट कॉमन है। तो इसमें ये वाला पार्ट कॉमन है, बीच वाला, मिडिल वाला, जिसको शेडेड कर दिया। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास। तो इसका यूनियन निकालना है इसके साथ। यूनियन मतलब जो चीज़ उनमें है उसको तो एक बार लेना, जो नहीं है उसको पूरा लेना है। तो यूनियन इस वाले पार्ट का और ए ये पूरा है। ठीक है, तो इसका यूनियन कितना आ जाएगा, इसका यूनियन ए ही आ जाएगा ये पूरा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूनियन मतलब जो चीज़ दोनों में कॉमन है। अब जैसे ये वाला पार्ट जो शेडेड था और ये ए में भी आ रहा है और शेडेड पार्ट में है, तो ये एक बार लेना है और ए का बचा हुआ पार्ट ये भी इसमें आ जाएगा। तो ये पूरा ए दोबारा से ए बन जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। या इसको एग्जाम्पल उनको डिजिट को सेट मान कर भी कर सकते हैं। जैसे सी सेट मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ए को मान लीजिए 1 2 3। बी कितना, बी को मान लीजिए 4, एक एलिमेंट सेम भी मान लीजिए 3 4 5। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन जो भी है। तो यहाँ बस 3 और 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा। हमें ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए ये रहा और ए इंटरसेक्शन ये रहा, तो इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो 1 नहीं है तो लिख लीजिए, 2 नहीं है लिख लीजिए, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को एक बार लिख लीजिए। और इसे देखिए ये क्या बन गया, 1 2 3 ए ही तो बन गया दोबारा से। ठीक है, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम से समझ आता है तो वेन डायग्राम से आसान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, अभी इतनी है तो 2 साल पहले की बतानी है। तो इसको हर बार 5% से बढ़ रही है। ठीक है, जैसे अभी 100 है तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी 105, फिर इसका 5% निकालना है। तो ये क्या एक तरह कंपाउंडिंग की तरह चल रहा है, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, अब वर्तमान की दे रखी है, पहले की पूछिए, तो ये क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट जो हमारा फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। तो ए टोटल अमाउंट है मतलब ये प्रेजेंट का पूछ रहे हैं तो 4410, और पी हमें निकालनी है मतलब 2 साल पहले की। तो 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो 5/100 की पावर 2, 5 1 5, 5 से 20 टाइम्स हो जाएगा 4410 इज इक्वल टू पी। और इसका करने का 1 + 1/20, तो उसका एलसीएम लिखा जाएगा 21/20। उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए 21/20, 21/20। 21 से कैंसिल करेंगे 21 से जो कैंसिल करेंगे से तो 21 का स्क्वायर होता है मतलब 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आज 441। तो कितनी बार कैंसिल होगा 21 और एक 0 से, फिर 21 को कैंसिल कर लीजिए 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये बचा 10 इज इक्वल टू p/400। तो इसको इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य। ठीक है, माध्य क्या होता है, एक तरीके से एवरेज होता है। तो फर्स्ट 10 का जो है 4.5 है, मतलब एवरेजन लिया जाए तो एक जने का 4.5 है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा 10 लोगों का, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 45। इसी तरीके था 10 का, जो नेक्स्ट बचे कितने, अब 30 बचे तो 30 का टोटल कितना आ जाएगा, एक का 3.5 था, इसमें 30 के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 105। अब 40 का अब 10 ये थे और 30 ये थे तो इनका टोटल सम कितना आ जाएगा 45 + 105 इज इक्वल टू 150। और सम माध्य निकालना है, तो माध्य क्या होता है, माध्य को m मान लीजिए तो होता है पदों का योग, कुल पदों का योग, या सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, या पदों की संख्या।
तो पदों का योग कितना हो गया 150 और उनकी संख्या कितना क्वेश्चन में गिवन है 40। तो एक जीरो से एक जीरो, 15 को 4 से डिवाइड कर लीजिए तो यह आ जाएगा 3.75। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? तो एक क्यूब है घन, इस तरीके से, ठीक है, बनेगा तो इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम इसको समझने के लिए एक फेस ले लेते हैं इसका सिर्फ फेस, ठीक है, और इसमें से एक सिलेंडर काटा जा रहा है तो सिलेंडर इस तरीके से होगा, मतलब जो इसके अंदर मैक्सिमम जो फिक्स हो सकता है पूरा का पूरा। तो जो हमें इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr/h+r, जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2πr/h+r। तो हाइट इसकी वही हो जाएगी, जो इस घन की तो सभी बराबर होती है, जैसे इसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होगी वो सिलेंडर के बराबर, सिलेंडर की हाइट के बराबर होगी, ठीक है। तो जो इसकी 14 दी हुई है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 14। अब यहाँ से देखिए ये भी तो इसकी लेंथ ही है तो ये भी 14 होगी, लेकिन अगर हम ये नीचे सिलेंडर इस तरीके से बनता है, इसके बेस पे और टॉप पे ये नीचे से सर्कुलर होता है, ठीक है। तो सर्कुलर पार्ट पूरा कवर करेगा तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जो ये होगा डायमीटर 14। तो अगर डायमीटर 14 होगा तो रेडियस हो जाएगी 7, ठीक है। अब एच और आर मिल गया तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो 22/7, रेडियस 7, हाइट दी हुई 14 प्लस रेडियस 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 टू द 44 और यह आ जाएगा 14 + 7 21। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 8 4 12 का 2 कैरी 1 9, तो 924 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमसे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन इसमें यूनिट गलत दिया, जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर सही हो जाएगा 924, लेकिन इसकी जो यूनिट है वो स्क्वायर आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, 50 संख्या दी गई हैं, हर संख्या को 53 से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य, ठीक है। इसको हम पहले नॉर्मल तरीके से करेंगे फिर थोड़ा शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो 50 हैं तो मान लीजिए x1 x2 और इस तरीके से x50। और समांतर माध्य क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ये पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग, योग कैसे, उसने कंडीशन देगी हर संख्या को 53 से घटाया जाता है, तो हर संख्या को घटा दो तो हो जाएगा 53 - x1 और इसी तरीके से 53 - x50, ठीक है। सभी को घटा दिया और पदों की संख्या कितनी है टोटल 50 है और नया माध्य कितना रहा -3.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना तो हमें दी गई संख्याओं का माध्य निकालना है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, इसको ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसे ऐसे रहने दीजिए -3.5 इजिकल टू ये 53 हर टर्म में से घटाया जाए तो 53 टाइम्स घटाया जा रहा है, तो इसको लिख लीजिए 53 × 50, तो माइनस बाहर x1 + x2 इस तरीके से x50 अपॉन 50, इधर -3.5 ही रहेगा, 53 × 53 और ये कितना हो जाएगा, इनको अलग अलग लिख लीजिए, 53 × 50, 50 इस 50 को इसके नीचे लिख लिया और इसके नीचे अलग लिख लीजिए, x1 + x2 इस तरीके से x50 तक अपॉन 50। तो इस 50 से इस 50 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस में है तो इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, इधर ले आइए, इसे लेफ्ट साइड x1 + x2 और इस तरीके से x50 अपॉन 50 इजिकल टू यहाँ तो बचा 53 ये वाला और ये -3.5, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के 3.5 आएगा,
ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56.5। और ये क्या है हमारे जो दी गई संख्या थी x1 x2 x3 उनका माध्य है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स या पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो पदों की संख्या x थी, तो कितना आएगा 56.5। तो ये ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी। अब थोड़ा बिना इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा और आसान तरीके से देख लेते हैं। जब भी कोई ऑब्जर्वेशन दिए, मान लीजिए x1 x2 इस तरीके से कितनी भी दी है, जैसे 50 ही दी हैं, उनका समांतर माध्य है x। अगर हम इस टर्म में कुछ भी ऐड करेंगे, हर टर्म में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे 5 हर टर्म में ऐड कर रहे हैं, तो उसका समांतर माध्य कितना आएगा? तो कुछ नहीं करना, जो पुराना वाला है उसी में 5 ऐड कर दीजिए। या अगर इसमें माइनस कर रहे हैं तो इसमें भी माइनस कर दीजिए। अगर इसमें सेम नंबर की किसी की मल्टीप्लाई करें, जैसे सपोज करो 5 की, तो इसमें भी हमें पुराने वाले में 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से कर सकते हैं अगर उसमें कहा जाए तो। अगर हम पुराना दिया है और कहा जाए कि उसमें हर टर्म में 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 5 ऐड कर रहे हैं, या 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 का डिवीजन कर रहे हैं, तो नया माध्य क्या होगा? तो हमें पुराने वाले में वही ऑपरेशन कर देना। अगर प्लस कराए तो प्लस कर देना, माइनस कराए तो माइनस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। लेकिन उसने यहाँ क्या बोला कि हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है, तो नया माध्य 3 हर नंबर को 53 में से घटाया जा रहा है। तो जो हमारा माध्य है पुराना वाला x मान लिया, तो उसको भी 53 में से घटा देते हैं, 53 माइनस x, तो नया माध्य मिल जाएगा हमें 9 माइनस के 3.5। अब x को दूसरी साइड ले जाइए 53, और ये माइनस का 3.5 इधर आ जाएगा प्लस में, और x उधर चला जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस का साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे 56.5 इक्वल टू x। तो ये आ गया। ठीक है, जिस तरीके से आपको बेटर लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें बस कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 प्रेक्षणों इतना को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इन आंकड़ों का माध्यिका 24 है, तो x का मान 10 प्रेक्षण है। ठीक है, तो माध्यिका मतलब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 है, अगर नंबर ऑफ टर्म n दिया हुआ है हमें, इवन दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन m इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक है, ये तो इवन के लिए। अगर n ऑड है तो क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन होता है तब n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है? या तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लगा लीजिए। और क्वेश्चन में ये लगा कर ही दिए हमें आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही मतलब असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में। तो 10 दिया हुआ में 10 इवन नंबर है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म 10, तो मीडियन क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 2 th टर्म प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 5th टर्म प्लस 10 अपॉन 2 5 प्लस 1 6th टर्म अपॉन 2। ठीक है, 5th टर्म देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5th टर्म कितने? x प्लस 1, और 6th टर्म 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 13 अपॉन 2, और वो कितने देगा मीडियन हमें? 24, तो इसे इक्वल टू 24 कर दीजिए। यहाँ इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। x और ये 2x मिलकर 3x हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, और ये प्लस का 1 है, माइनस के 13, तो माइनस के 12 बचेंगे, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 48। तो 3x की वैल्यू कितना जाएगी? 12 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 48 प्लस 12, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। 3 से कैंसिल कर लीजिए 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। ठीक है, तो इनका टोटल टाइम क्या हो जाएगा चरने का? या वही उसी तरीके से C1 काऊ कितनी है? 44, और कितने दिनों तक? सो मान लीजिए D1 इज इक्वल टू 9 डेज,
और इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गाय 12 दिनों में चढ़ सकती हैं। कम गाय बतानी है C2 और टाइम दिया हुआ हमें 12 दिन 12 डेज़। तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए C1D1 = C2D2। तो C1 कितना 44 और टाइम है 9। C2 निकालना है हमें और टाइम दिया हुआ है 12 डेज़। तो 3 3 जा 3 4 जा 4 से 11 टाइम्स 11 3 जा 33। तो C2 की वैल्यू कितनी आएगी 33। मतलब 33 गाय इनकी ज़रूरत पड़ेगी काउस की। तो लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, कम या ज़्यादा। तो पहले 44 थी और अब कितने की ज़रूरत है 33 की। तो कम की ज़रूरत होगी पहला बात तो ये। तो ज़्यादा वाले ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए, 2 बचे कम वाले। अब 44 से 33 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 11। तो 11 गाय की ज़रूरत होगी हमें इस मैदान को चढ़ने के लिए। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है और ये था 2021 का सेट यूपी टेट का। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2020 का पेपर सॉल्व। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।